करते हैं चैप्टर नंबर 17 पैनक्रियाज रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंजेनाइटल एनॉमलीज पैनक्रियाज की, जिसमें एजेनेसिस, पैनक्रियाज डिविजन, एनुलर पैनक्रियाज, एक्टोपिक पैनक्रियाज, कंजेनाइटल सिस्ट, ये सारे हम टॉपिक इसमें कंजेनाइटल एनॉमलीज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताया गया है कि पैनक्रियाज जो है ये ट्रैवर्सली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सली ये ओरिएंटेड है, हमारी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है जो कि ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड हुआ है और एक्सटेंड कर रहा है सो कॉल्ड सी लूप ऑफ द डुओडेनम से टू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। ठीक है, तो ये सो कॉल्ड हमारे ये जो सी लूप होता है हमारे डुओडेनम का, यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है टू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन तक। तो ऑल्दो पैनक्रियाज जो है इनमें कोई वेल डिफाइंड एनाटॉमिक सब डिविजन नहीं है, एडजेसेंट जो वेसल्स और लिगामेंट्स आसपास के हैं ये इसमें सर्व कर रहे हैं टू डिमार्केट द ऑर्गन इनटू द हेड, पैनक्रियाटिक नेक, बॉडी एंड टेल। अब पैनक्रियाज रियली असल में दो ऑर्गन्स होते हैं जो कि पैकेज हुए हैं एक के अंदर। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ये स्कैटर्ड होते हैं हमारे पैनक्रियाज में और ये सर्व करते हैं क्रिटिकल एंडोक्राइन फंक्शन, और जो एक्सोक्राइन पोर्शन है ये बनाता है बल्क ऑफ दिस ऑर्गन, और वही मेजर सोर्स होता है एंजाइम्स का जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी डाइजेशन के लिए। ठीक है, इसका एक्सोक्राइन पोर्शन जो मोस्टली बना हुआ है इसका, ये मतलब मोस्टली उसी का बना है। अब डिजीज़ जो हमारे पैनक्रियाज को अफेक्ट करती हैं वो सोर्स हो सकती हैं सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी की और मोर्टेलिटी करवा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रेट्रोपेरिटोनियल लोकेशन है पैनक्रियाज की, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियम में है, तो इस वजह से जो है जनरली वैग नेचर ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं इसकी इंजरी के साथ या फिर डिसफंक्शन ऑफ द एक्सोक्राइन पोर्शन के साथ, जो अलाउ करेगा बहुत से पैनक्रियाटिक डिजीज़ को टू प्रोग्रेस अनडायग्नोज फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। पता ही नहीं चलेगा, सिम्टम्स ही नहीं होंगे क्योंकि ये इसकी पोजीशन जो है रेट्रोपेरिटोनियम में है इस वजह से। तो थस जो रिकॉग्निशन है पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स की वो रिक्वायर करती है कि हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन। ठीक है, तो पैनक्रियास जो है इनका नाम एक ग्रीक वर्ड पैनक्रियास से आया है जिसका मतलब होता है ऑल फ्लैश। ठीक है, पूरा ये फ्लैश है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा लोबुलेटेड ऑर्गन होता है। एंडोक्राइन जो इसका पोर्शन है वो तकरीबन सिर्फ 1% से 2% पैनक्रिया बनाता है, जो कि कंपोज हुआ है तकरीबन 1 मिलियन सेल क्लस्टर्स का। ठीक है, एंडोक्राइन जिसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आ जाते हैं, जो 1 मिलियन इसमें सेल क्लस्टर है। ये इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागोन को और सोमेटोस्टेटिन। जो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर्स होते हैं इस एंडोक्राइन पैनक्रियाज के, वो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है और नियोप्लाज्म होते हैं, जो हम चैप्टर 20 में जो है डिटेल इसकी देखेंगे और यहाँ पे हम इनको फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो इसका एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है वो एसिनार सेल्स का बना है, आपने याद रखना है, और डक्ट्यूल्स का और डक्ट्स का, जो कि कन्वे करेंगी सिक्रीशंस को हमारे डुओडेनम के अंदर। अब एसिनार सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाएंगे जो कि ज़्यादातर इनएक्टिव प्रो एंजाइम की फॉर्म में बनते हैं, और हमारे पैनक्रियाज में जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स के अंदर ये एंजाइम्स स्टोर होते हैं। तो जब हमारे एसिनार सेल्स स्टिमुलेट होंगे टू सिक्रीट, तो ग्रेन्यूल्स जो है वो फ्यूज़ कर जाएंगे अपाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और फिर जो है अपने कंटेंट को सेंट्रल एसिनार लुमेन के अंदर जो है रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अपना कंटेंट ये ग्रेन्यूल्स। अब इस तरह की सिक्रीशन हमारे डुओडेनम में ट्रांसपोर्ट होंगी थ्रू अ सीरीज ऑफ अनास्टोमोजिक डक्ट्स। एपिथेलियल सेल्स की बात करें जो हमारी डक्ट्स को यहाँ पे लाइन कर रहे होते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट्स की एपिथेलियल जो सेल लाइनिंग है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं पैनक्रियाटिक की सिक्रीशन में। क्यूबॉइडल सेल्स जो कि लाइन करते हैं हमारी स्मॉलर वाली डक्ट्यूल्स को, क्यूबॉइडल सेल्स वो बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड बनाएंगे, जबकि जो कॉलमनार सेल्स हैं जो कि बड़ी वाली लार्जर डक्ट्स को लाइन कर रहे हैं वो म्यूसिन बनाएंगे। ठीक है, वो बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड और ये म्यूसिन बनाएंगे। अब हमारे एपिथेलियल सेल्स जो है डक्ट्स के, वो आल्सो एक्सप्रेस करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर CFTR, ये आपने याद रखना, ये एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो एबरेंट फंक्शन इस मेम्ब्रेन प्रोटीन का हमारे बायोकेमिकल कंटेंट को अफेक्ट करेगा और हमारी पैनक्रियाटिक सिक्रीशन की जो विस्कोसिटी है उसको भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, कंटेंट को भी, अगर इसमें ये प्रोटीन जो है वो एबरेंट इसका फंक्शन हो जाए। तो ये CFTR जो है ये फंडामेंटल रोल रखता है इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैनक्रियाटिक डिजीज़ उन इंडिविजुअल में जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ये हम बार बार इस बुक में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि ऑटो डाइजेशन हमारे पैनक्रियाज की, फॉर एग्जांपल जैसे पैनक्रियाटाइटिस में हो जाता है, तो ये एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट है और नंबर ऑफ फेल सेफ मैकेनिज्म इवॉल्व हुए हैं टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर अकरेंस ऑफ दिस फिनोमिना। तो कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो पैनक्रियाटिक हमारे एंजाइम्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं इनएक्टिव प्रो एंजाइम की फॉर्म में, और फिर वो सीक्वेस्टर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स के अंदर, जैसा कि अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया।
अब इन्हीं प्रो एंजाइम्स की एक्टिवेशन रिक्वायर करती है कि कन्वर्जन हो ट्रिप्सिनोजन की ट्रिप्सिन के अंदर बाय द डुओडेनल इंटेरोपेप्टाइडेज। देखिए इंटेरोपेप्टाइडेज जिसको हम इंटेरोकाइनेज कहते हैं वो ट्रिप्सिनोजन की ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्जन कराएगा, तभी ये प्रो एंजाइम एक्टिवेट होंगे। तो अब अगर ट्रिप्सिन के इनहिबिटर जैसे कि SPINK1 जिसको हम पैनक्रियाटिक सिक्रीटरी ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी कहते हैं, ये हमारे एसिनार और जो हमारे डक्टल सेल्स होते हैं ना वो सिक्रीट करते हैं ये इनहिबिटर। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, क्लीव भी करता है और अपने आप को भी इनएक्टिवेट कर देता है, यानी इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि नॉर्मली एक लिमिट रख रहा है लोकल लेवल ऑफ द एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन पे, यानी वो खुद ही अपने आप को इनएक्टिवेट कर रहा है, तभी तो डिस्ट्रक्शन नॉर्मली नहीं हो रही। अब एसिनार सेल्स जो है ये रिमार्केबली हमारे जो है रेजिस्टेंट होते हैं टू द एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड एंजाइम, यानी एक्टिवेटेड एंजाइम इनको एसिनार सेल्स को इतना अफेक्ट नहीं करते, ये रेजिस्टेंट है। जैसे ट्रिप्सिन वगैरह काइमोट्रिप्सिन और फॉस्फोलाइपेज A2 से ये रेजिस्टेंट होते हैं हमारे एसिनार सेल्स। तो उसके बाद है कि डिजीज़ हमारे एक्सोक्राइन पैनक्रियाज की, यानी यही जिसमें एसिनार सेल्स डक्ट्यूल्स आ जाते हैं और उनकी सिक्रीशन होती है, इस एक्सोक्राइन वाले पैनक्रियाज की जो डिजीज़ हैं उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता है, कंजेनाइटल एनोमलीज, अक्यूट एंड क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस और इसके अलावा न्यूप्लाज्म आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो सिस्टिक फाइब्रोसिस हम चैप्टर 7 में ही डिस्कस करके आए हैं, बाकी जो पैथोलॉजिक प्रोसेस है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो पैनक्रियाज की डेवलपमेंट है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि डोर्सल और जो वेंट्रल प्राइमोर्डिया है वो उनकी फ्यूजन होती है, ठीक है। इनकी वेंट्रल और डोर्सल जो प्राइमोर्डिया है इनकी जो है फ्यूजन होती है। सटल डेविएशन अगर आ जाए इस प्रोसेस के दौरान तो फ्रीक्वेंटली कंजेनाइटल वेरिएशन आ जाएंगी पैनक्रियाटिक एनाटमी में। वाइल मोस्ट जो इस तरह के हैं वो क्लिनिकल डिजीज़ नहीं करवाते, लेकिन वेरिएंट स्पेशली जो डक्टल एनाटमी में है वो चैलेंजेस प्रेजेंट करती है टू द एंडोस्कोपिस्ट एंड द सर्जन, यानी डक्ट्स में अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर फेलियर टू रिकॉग्नाइज द इडियोसिंक्रेटिक एनाटमी कुड रिजल्ट इन इनएडवेरेंट सिवियरिंग ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूरिंग सर्जरी, यानी सर्जन वगैरह जब कोई सर्जरी कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि अनडायग्नोज उनकी कोई ऐसी एनाटमी है कि उनका पैनक्रियास की जो है पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियाट मतलब कोई एनाटमी उनकी सही नहीं है और गलती से वो सर्जन जो है उसको पैनक्रियाटिक डक्ट को भी काट सकता है गलती से, तो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, यानी इंजाइम्स वगैरह सारे लीक कर जाएंगे और पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत चैलेंजिंग कंडीशन होती है इस तरह की कंजेनाइटल एनोमलीज। अच्छा, तो सबसे पहले कंडीशन है कंजेनाइटल एजेनेसिस ऑफ द पैनक्रियाज। ये एक बहुत ही रेयरली जो है हमारे पैनक्रियाज जो है टोटली एब्सेंट भी हो सकते हैं कंडीशन, जो कि यूजुअली लेकिन नॉट इनवेरिएबली एसोसिएटेड होती है विद एडिशनल सिवियर मेलफॉर्मेशन के साथ भी, जो इनकम्पैटिबल होती है विथ लाइफ, जिसमें बिल्कुल भी अगर साथ में पैनक्रियाज ना हो तो इस तरह की भी साथ में मेलफॉर्मेशन हो सकती हैं। तो पैनक्रियाटिक डुओडेनल होम्योबॉक्स 1 PDX1 ये एक होम्योडोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है नॉर्मल हमारी पैनक्रियाटिक डेवलपमेंट के लिए, और जर्म लाइन म्यूटेशन अगर इस जीन में आ जाती हैं तो वो एसोसिएटेड होती है पैनक्रियाटिक एजेनेसिस के साथ, ठीक है। पैनक्रियाटिक डुओडेनल होम्योबॉक्स 1। अगली कंजेनाइटल कंडीशन है पैनक्रियास डिवीज़म। पैनक्रियास डिवीज़म बहुत ही कॉमन कंजेनाइटल एनोमली होती है पैनक्रियास की। इसमें इंसिडेंस 3% to 10% है। मोस्ट इंडिविजुअल्स जिनको उनमें क्या होता है कि जो मेन हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है जिसको हम डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, वो ज्वाइन करती है कॉमन बाइल डक्ट को जस्ट प्रॉक्सिमल टू द पेपिला ऑफ वेटर, ठीक है। पेपिला ऑफ वेटर से बिल्कुल ऊपर ही वो उसको ज्वाइन कर लेती है। कौन ज्वाइन करती है? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन कर लेती है। तो और एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं वो ड्रेन करेगी डुओडेनम में एक सेपरेट माइनर पेपिला की मदद से, ठीक है। इस फिगर में देखिए ज़्यादा क्लियर है कि हमारी जो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी है जिसको हम एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं वो अलग एक माइनर पेपिला की मदद से वहाँ पे खुल रही है डुओडेनम में, लेकिन जो पेपिला ऑफ वेटर पे यानी कि मेजर जो एम्पुला है, मेजर पेपिला, वहाँ पे हमारी जो कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन होके यहाँ पे ओपन हो रही हैं, ठीक है। यानी ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है जिसको डक्ट ऑफ विल्सन कह रहे हैं, ये आके इसको बाइल वाली डक्ट को कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करके और मेजर पेपिला पे खुलती है। अब क्या होता है कि पैनक्रियास डिवीज़न जो है ये कॉज होता है जब फेलियर हो जाए फ्यूजन का फीटल के डक्ट सिस्टम का ऑफ द डोर्सल एंड वेंट्रल पैनक्रियाटिक प्राइमोर्डिया, जो मैंने आपको दिखाया वो आपस में फेल हो जाए टू फ्यूज़,
तो उसके नतीजे में बल्क ऑफ पैनक्रियाज जो हमारे डोर्सल पैनक्रियाटिक प्राइमोडम बना रहा है वो ड्रेन करेगा डुओडेनम में थ्रू अ स्मॉल कैलिबर माइनर पेपिला। यानी जो ज़्यादा बल्क वाला जो पैनक्रियाज है, जिसमें से जो है हमारा डोर्सल पैनक्रियाटिक प्राइमोडियम से जो बनता है बल्क ऑफ द पैनक्रियाज, वो जाके ड्रेन कर रहा है डुओडेनम में एक छोटे से कैलिबर के माइनर पेपिला की मदद से। और डक्ट ऑफ विर्सन जो थी इंडिविजुअल्स में जिसको डिविज़म हो गया है, वो ड्रेन करेगी सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द हेड ऑफ द ग्लैंड को सिर्फ ड्रेन कर रही है थ्रू द पेपिला ऑफ वेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्रेन कर रही है। वैसे तो ये विरसंग वाली इसके साथ मिल रही थी बाइल, कॉमन बाइल के साथ, और फिर ड्रेन कर रही थी ना, लेकिन अब ये सिर्फ छोटे से हेड ऑफ पैनक्रियास को ड्रेन करेगी और अलग डक्ट पे, ठीक है, पेपिला ऑफ वेटर पे ड्रेन करेगी। अब मोर देन 95% इंडिविजुअल वैसे एसिम्टोमेटिक होते हैं, बाकी 5% को इस तरह की डिजीज़ में जो है अक्यूट या क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, पॉसिबली जो कि रिलेटेड है टू द इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ द पैनक्रियाटिक सिक्रीशन थ्रू द माइनर पेपिला। ठीक है, माइनर पेपिला से सही से वो ड्रेन नहीं हो पा रहा, इस वजह से उनको फिर क्रोनिक या अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट कंजेनाइटल कंडीशन होती है एन्युलर पैनक्रियाज। एन्युलर पैनक्रियाज एक रिलेटिवली अनकॉमन वेरिएंट है पैनक्रियाटिक फ्यूजन का, जिसमें रिंग जो है पैनक्रियाटिक टिश्यू की वो कम्प्लीटली हमारे डुओडेनम को बिल्कुल इनसर्कल कर देती है। तो ये मैनिफेस्ट करेगी साइंस एंड सिम्टम डुओडेनम की ऑब्स्ट्रक्शन के, जैसे कि गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो जाएगी उसको पेशेंट को और वॉमिटिंग होगी। नेक्स्ट कंजेनाइटल कंडीशन होती है एक्टोपिक पैनक्रियाज। याद रखिएगा, एबरेंटली सिचुएटेड या एक्टोपिक पैनक्रियाज जो है टिश्यू जो है ये 2% ऑफ द पॉपुलेशन को होता है, और ये इसकी फेवर्ड साइड ज़्यादातर स्टमक में, डुओडेनम में, उसके बाद जेजुनम में, मैकल डाइवर्टिकुलम और इलियम में भी हो सकता है। तो इस तरह के एम्ब्रियोलॉजिक रेस्ट जो है ये टिपिकली स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, जो कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर डायमीटर के होंगे, और ये लोकेटेड होते हैं हमारे सब म्यूकोजा के अंदर। तो ये नॉर्मल पैनक्रियाटिक एसिनाई के ही बने होते हैं, और इसमें ओकेजनली आइलेट्स भी होंगे। तो दो ये एक इंसिडेंटल और एसिम्टोमेटिक कंडीशन होती है एक्टोपिक पैनक्रियास, लेकिन इन्फ्लेम भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पेन हो सकता है, या रेयरली ये म्यूकोजा में ब्लीडिंग भी करवा सकते हैं। अब 2% जो पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं वो एक्टोपिक पैनक्रियाटिक टिश्यू से ही अराइज करते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स जो हम चैप्टर 20 में पढ़ चुके हैं हर्ष मोहन में, और बेसिक में भी हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू से ही आते हैं। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल सिस्ट होती हैं पैनक्रियास की। तो कंजेनाइटल सिस्ट जो है ये एनामलस डेवलपमेंट ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट जो है पैनक्रियाटिक डक्ट की सही नहीं हुई, जिसकी वजह से होंगी। तो किडनीज़ में जिस तरह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है उसमें लिवर, किडनी और पैनक्रियास सब में हमें सिस्ट मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। कंजेनाइटल जो सिस्ट है ये ज़्यादातर यूनिलोक्यूलर होंगी और रेंज करेंगे माइक्रोस्कोपिक से लेके 5 सेंटीमीटर डायमीटर की भी हो सकती हैं। तो ये या तो यूनिफॉर्म क्यूबॉइडल या फ्लैटेंड एपिथेलियम के साथ लाइन हुई भी होंगी और इनक्लोज हुई भी होंगी एक थिन से फाइब्रस कैप्सूल के साथ। तो इस तरह की बिनाइन सिस्ट में हमें सीरस फ्लूइड मिलेगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन होता है फ्रॉम द पैनक्रियाटिक सिस्टिक नियोप्लाज्म, जो कि ज़्यादातर म्यूसिनस होते हैं। ठीक है, ये नियोप्लाज्म म्यूसिनस होंगे, लेकिन ये सिस्ट जो है वो सीरस होंगी, ये हमें फिगर में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने कंजेनाइटल एनॉमलीज पैनक्रियास की कवर की। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला इस चैप्टर का टॉपिक, जो कि है पैनक्रियाटाइटिस। सबसे पहले अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस डिस्कस करेंगे, देन क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो पैनक्रियाटाइटिस असल में इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है पैनक्रियास का, जिसको हमने डिवाइड किया है अक्यूट और क्रोनिक फॉर्म्स में। अक्यूट वाला पैनक्रियाटाइटिस जो है उसमें फंक्शन हमारा नॉर्मल की तरफ आ सकता है अगर अंडरलाइंग जो कॉज इन्फ्लामेशन का है उसको हम रिमूव करें, कॉज को। बाय कंट्रास्ट जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है वो इरिवर्सिबल कंडीशन है, उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इरिवर्सिबली हमारे एक्सोक्राइन पैनक्रियास की। तो सबसे पहले अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस देखें, ये एक रिवर्सिबल इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, रिवर्स हो सकता है, वेरिंग सिवियरिटी का होगा, फोकल इडिमा से लेके फैट नेक्रोसिस हो सकती है, या इवन वाइड स्प्रेड हेमरेजिक नेक्रोसिस भी हो सकती है। तो ये एक रिलेटिवली कॉमन कंडीशन है, और इसमें एनुअल इंसिडेंट्स जो है 10 to 20% पर 1 लाख पीपल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड है। क्यों हो रहा है, इटियोलॉजी क्या है? बहुत ही जो कॉमन कॉज है अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का यूएस में वो है कि गाल स्टोन्स की इम्पेक्शन हो जाए, वो फंस जाएं हमारे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। ठीक है, हमने देखा था कि कॉमन बाइल डक्ट आके उसको मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम डक्ट ऑफ विल्सन भी कहते हैं, उसको आके ज्वाइन करती है और फिर एम्पिला ऑफ वेटर पे ये ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर गाल स्टोन फंस जाता है तो उसकी वजह से
पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। तो क्या होगा, गाल स्टोन फंस गया तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का फ्लो जो है वो इम्पीड हो गया एम्पिला ऑफ वेटर से, तो इसको हम गाल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस कहेंगे। तो ये क्लोजली फॉलो हुआ है कि इसके बाद पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगी सेकेंडरी टू द एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक। ठीक है, अल्कोहल इनटेक के बाद भी हमें ये एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस मिलता है। तो ओवरऑल गाल स्टोन और अल्कोहलिज्म जो है ये तकरीबन ग्रेटर देन 80% अकाउंट करते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केसेस। बाकी विद द रिमेनिंग जो है वो मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स की वजह से हो सकता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। जैसे इस फिगर टेबल में है इटियोलॉजिक फैक्टर सारे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के। मेटाबॉलिक में अल्कोहलिज्म की वजह से मोस्ट कॉमन यूएस में यही है। हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया हो जाए या हाइपर कैल्सीमिया हो जाए या इवन ड्रग्स में एजाथायोप्रीन से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है। जेनेटिक में आपने याद रखना है, अगर म्यूटेशन आ जाए कैटाइनिक ट्रिप्सिनोजिन PRSSI और ट्रिप्सिन का इनहिबिटर जो अभी हमने डिस्कस किया ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन जो कि SPINKI है, तो इसमें अगर म्यूटेशन आ जाए। मैकेनिकल कॉजेज़ क्या हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के? गाल स्टोन्स, ठीक है, बहुत कॉमन है यूएस में। ट्रॉमा की वजह से, आइट्रोजेनिक कोई इंजरी हो जाए, पेरी ऑपरेटिवली इंजरी हो ऑपरेशन से पहले, या कोई एंडोस्कोपिक प्रोसीजर अगर डाई इंजेक्शन से हम करते हैं तो उससे भी मैकेनिकली हमारा पैनक्रियास जो है इन्फ्लेम हो सकते हैं। वास्कुलर में शॉक की वजह से, एथेरोएम्बोलिज्म की वजह से, और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में भी हो सकता है। इन्फेक्शियस कॉजेज़ याद रखिएगा, मम्प्स और कॉक्सेकी वायरस जो है ये कॉज बनते हैं इसका एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का। तो अब जो ये बाकी जो मल्टीट्यूड फैक्टर थे वो अभी आगे भी डिस्कस हुए हैं डिटेल में। नॉन गाल स्टोन रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है पैनक्रियाटिक हमारी डक्ट की, जैसे अगर पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाता है या कोई और पेरी एम्पुलरी नियोप्लाज्म है या पैनक्रियाटिक डिवीज़म जो हमने डिस्कस किया, बिलियरी स्लज या फिर इवन पैरासाइट्स जिसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकोड्स क्लोनोर्किस सिनेंसिस आ जाते हैं। तो ये मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करवा रहे हैं लेकिन नॉन गाल स्टोन रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन में आपने याद रखना है, एंटी कन्वल्जेंट्स जो होते हैं और कैंसर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, थायाजाइड डायूरेटिक्स, ईस्ट्रोजेंस और मोर देन 85 अदर जो क्लिनिकल यूज़ की मेडिसिन हैं वो पैनक्रियाटाइटिस करवाती हैं एक्यूट। इन्फेक्शन में मम्प्स वायरस, कॉक्सेकी वायरस याद रखना है, डायरेक्टली हमारे पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म या हो जाए या हाइपर कैल्सीमिक स्टेट हो तो उससे भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है। इस्कीमिया भी याद रखिएगा, वास्कुलर थ्रोम्बोसिस की वजह से हो जाएगी या एम्बोलिज्म या वास्कुलाइटिस या शॉक की वजह से, तो पैनक्रियाटाइटिस होगा। ट्रॉमा दोनों होंगे, ब्लड फोर्स वाला ट्रॉमा या फिर आइट्रोजेनिक सर्जरी या एंडोस्कोपी के दौरान अगर हमारे पैनक्रियास को ट्रॉमा हो जाए। इसके अलावा जर्मलाइन म्यूटेशन हमने कहा कि जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को या उनके इनहिबिटर्स को इनकोड करती हैं जीन्स, उनमें म्यूटेशन आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हेरेडिटरी पैनक्रियाटाइटिस जो है ये एक रेयर ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ है 80% जिसमें पेनिट्रेंस है, जो कि कैरेक्टराइज है कि बार बार रिकरेंट अटैक आते हैं सिवियर पैनक्रियाटाइटिस के, जो कि ज़्यादातर चाइल्डहुड में बिगिन होते हैं। तो इसमें PRSS1 जीन जो है इसमें म्यूटेशन आ जाएगी। आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो हमारे ट्रिप्सिनोजिन को इनकोड करता है। ट्रिप्सिनोजिन एक प्रो एंजाइम है पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन का। तो पैथोजेनिक जो म्यूटेशन है वो इसकी साइट को अल्टर कर देगी जहाँ से ट्रिप्सिन जो है वो क्लीव करता है और अपने आप को इनएक्टिवेट करता है। तो इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ख़त्म हो जाएगा और इस डिफेक्ट से ना कि सिर्फ हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगी ट्रिप्सिन की, लेकिन आल्सो हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगी बाकी और बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जो कि ट्रिप्सिन की क्लीवेज के लिए चाहिए होते हैं, जिनको मतलब ट्रिप्सिन चाहिए होता है अपनी क्लीवेज के लिए, अपनी एक्टिवेशन के लिए, तो वो भी एंजाइम हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में अनहैंडल्ड प्रोटीएज एक्टिविटी होगी बहुत ज़्यादा, पैनक्रियास जो है वो प्रोन होंगे टू द ऑटो डाइजेशन एंड इंजरी। इसके अलावा याद रखिएगा लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाए उन जीन्स में जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स को इनकोड करते हैं, जैसे कि जीन है हमारा SPINK1, तो इसमें अगर म्यूटेशन आ जाए तो ये भी लेस कॉमनली हेरिडिटरी पैनक्रियाटाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ऑफ नॉट 10 to 20% जो केसेस हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के, उनमें कोई भी हमें आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं मिलता, इडियोपैथिक पैनक्रियाटाइटिस होती है। Although growing body of evidence suggests that many may have an underlying genetic basis. For example जैसे सबसेट जो इस तरह के जिनको सो कॉल्ड हम इडियोपैथिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, तो इन पेशेंट्स को कोई अंडरलाइंग जर्मलाइन म्यूटेशन होती है CFTR जीन के अंदर, साथ में उनको सिम्टम्स जो है प्रीडोमिनेंटली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू द पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास वाले ही सिम्टम्स होंगे। थोड़ी सी पैथोजेनेसिस को डिटेल में समझते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की। तो ये ज़्यादातर अपीयर हुआ है टू बी कॉज्ड
by autodigestion of the pancreas by inappropriately activated pancreatic enzyme। क्यों pancreatic enzyme inappropriately एक्टिवेट हुए हैं वो हमने ऊपर सारा डिटेल में कॉज में देखा। तो उनके एक्टिवेशन की वजह से हमारे ही अपने ही पैनक्रियास अपने आप को ही ऑटो डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसी के एंजाइम्स। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक बार अगर ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो वो कैपेबल है ऑफ कन्वर्टिंग द अदर ज़ाइमोजेन फॉर्म्स ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू देयर एक्टिव फॉर्म्स, उनको भी एक्टिव कर देता है। अब प्रीमेच्योर अगर एक्टिवेशन हो रही है ट्रिप्सिन की विद इन द सब्सटेंस ऑफ पैनक्रियास तो ये अनलीश कर देगा इस तरह के प्रो एंजाइम्स को, फॉर एग्जांपल जैसे फॉस्फोलाइपेज और इलास्टेज को, जो जाके टिश्यू इंजरी करवा देंगे और इन्फ्लामेशन करवा देंगे। ट्रिप्सिन आल्सो कन्वर्ट करता है प्री कैलिकायरिन को उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो थस काइनिन सिस्टम स्पार्क करेगा। और इसके अलावा कैसे कि फैक्टर 11 की एक्टिवेशन, जिसको हम हैगीमैन फैक्टर कहते हैं, इसकी एक्टिवेशन से भी जो है क्लोटिंग का और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा। अब 3 पाथवे इंसाइट करते हैं इनिशियल एंजाइम की एक्टिवेशन, जो कि आगे जाके एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस करवा रहे हैं। 3 पाथवे हैं। तो 17.1 में यहाँ पे पूरा प्रपोज्ड पैथोजेनेसिस बनी हुई है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की। इसमें देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कॉजेज़ है, फिर उनका मैकेनिज्म किस तरह है और लेजन कौन सी होंगी। तो एक बार क्विक रिव्यू हो जाए डिफरेंट कॉजेज़ में। आप याद रखिएगा अगर डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोलीलिथियासिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जिसमें एम्पुला की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से हमारी डक्टल कॉन्क्रीशंस बन जाएंगी जो ऑब्स्ट्रक्शन करवाएंगी। तो उनसे फिर क्या होगा, इंटरस्टिशियल एडिमा होता है, ब्लड फ्लो इम्पेयर होगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या इवन इस्कीमिया हो सकती है। ऐसा होगा तो हमारे एसिनार सेल्स की इंजरी हो जाएगी। एसिनार इंजर होंगे तो एंजाइम एक्टिवेट होंगे। एंजाइम एक्टिवेट होंगे कौन से लेजन कौन सी होंगी एंजाइम के एक्टिवेशन से, इंटरस्टिशियम में इन्फ्लामेशन और एडिमा होगा, प्लस प्रोटियोलाइसिस होगी जो कि प्रोटीएजेस करवा रहे हैं, प्लस फैट नेक्रोसिस होगी जो लाइपेज और फोस्फोलाइपेज करवा रहे हैं, और प्लस हेमरेज हो सकता है जो इलास्टेज करवा रहा है। तो ये सारे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस आगे जाके करवा देंगे। अब अगर एसिनार सेल्स की इंजरी हुई है, क्यों हुई है, अल्कोहल की वजह से इंजर हुए हैं, ड्रग्स, ट्रॉमा, इस्कीमिया, वायरसेस की वजह से, तो हमारे इंट्रासेलुलर प्रो एंजाइम्स और लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेस रिलीज़ हो जाएंगे। रिलीज़ होंगे तो वो एंजाइम्स की एक्टिवेशन कर देंगे, इंट्रासेलुलरली भी एक्स्ट्रा सेलुलर। एंजाइम एक्टिवेट हुए तो एसिनार सेल इंजर हुआ, एसिनार इंजर हुआ तो एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए, ये सब कुछ हुआ, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हुआ। थर्ड कॉज होता है कि डिफेक्टिव अगर हमारा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो। देखिए अगर अब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्यों डिफेक्टिव हुआ है, कोई मेटाबॉलिक इंजरी हो सकती है एक्सपेरिमेंटल, अल्कोहल की वजह से, इवन डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी, तो हमारी जो प्रो एंजाइम्स है उनकी डिलीवरी होगी टू द लाइसोसोमल कंपार्टमेंट। प्रो एंजाइम लाइसोसोम्स की तरफ चले जाएंगे तो इंट्रासेलुलर ही सेल के अंदर हमारे एंजाइम एक्टिवेट होंगे, अंदर एक्टिवेट होंगे तो एसिनार सेल को इंजर करेंगे। एसिनार सेल इंजर हुआ तो एंजाइम एक्टिवेट हुए जिन्होंने ये सारी लेशन करवा के एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस करवा दिया। तो 3 मैकेनिज्म हमने डिटेल में देख लिया। अब मैं आपको जल्दी रीड करके बताती हूँ कि पैनक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन सबसे पहले हमने देखी कि अगर एक गाल स्टोन या बिलियरी स्लज या इवन कोई एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन हो जाती है हमारी डक्टल सिस्टम की, या गाल स्टोन इम्पैक्ट कर जाता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से मास जो है वो ब्लॉक करेगा डक्ट के फ्लो को, तो इससे हमारा डक्ट के अंदर का इंट्राडक्टल प्रेशर बढ़ेगा तो एंजाइम्स जो कि रिच है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उनकी एक्यूमुलेशन होगी। तो सिंस लाइपेज जो है वो सिक्रीट होता है अपनी एक्टिव फॉर्म में, तो लोकली वहाँ पे फैट नेक्रोसिस हो जाएगी। इंजर्ड वाला जो टिश्यू है वो पेरी एसिनार मायोफाइब्रोब्लास्ट और ल्यूकोसाइट फिर रिलीज़ करेंगे प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को, जो कि फर्दर लोकल इन्फ्लामेशन करवाएंगे, एडिमा करवा देंगे इंटरस्टिशियम का, और लीकी माइक्रोवास्कुलेचर हो जाएगा। अब एडिमा जो हो रही है वो फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी लोकल ब्लड फ्लो को, जिसकी वजह से वास्कुलर इंसफिशिएंसी होगी और इस्कीमिक इंजरी हो जाएगी हमारे एसिनार सेल्स की। ठीक है, अब पता चला कैसे इस्कीमिक इंजरी हो रही है। दूसरा हमने कहा कि हमारे प्राइमरी जो एसिनार सेल्स हैं उनकी इंजरी हो रही है। अब ये जो पैथोजेनिक मैकेनिज्म है ये प्ले में आएगा जब हमारा एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में कॉज हो इस्कीमिया। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस अगर इस्कीमिया की वजह से हुआ है, या वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ रहा है पैनक्रियास को, तो हमारे प्राइमरी एसिनार सेल्स की ही इंजरी होगी।
थर्ड है कि डिफेक्टिव इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट जो है डिफेक्ट हो गया है प्रो एंजाइम्स का विद इन दी एसिनार सेल। हमारे नॉर्मल एसिनार सेल में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स के लिए इंटेंडेड होते हैं और इवेंचुअली फिर उनका एक्स्ट्रा सेल्युलर रिलीज होता है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो लाइजोसोम्स के लिए डेस्टिन्ड होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं डिस्क्रीट पाथवे के थ्रू आफ्टर द सिंथेसिस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वहाँ पे सिंथेसाइज होकर फिर उन्होंने लाइजोसोम्स के पास जाना होता है हाइड्रोलाइटिक को। लेकिन हाउएवर एटलीस्ट कुछ एनिमल मॉडल्स ऑफ मेटाबॉलिक इंजरी में क्या हुआ है कि पैनक्रियाटिक जो प्रो एंजाइम्स होते हैं और लाइजोसोमल हाइड्रोलेज ये साथ में ही पैकेज हो जाते हैं। अब इसमें साथ में पैकेज होने की वजह से क्या होगा कि प्रो एंजाइम की एक्टिवेशन हो जाएगी, लाइजोसोमल रप्चर होगा जो कि फॉस्फोलाइपेज का एक्शन है, और लोकली वो एक्टिवेटेड एंजाइम वहीं पे रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो है रोल है फॉर दिस मैकेनिज्म इन द ह्यूमन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, इसका अभी रोल ह्यूमंस में अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अल्कोहल की कंजप्शन भी पैनक्रियाटाइटिस करवा सकता है सेवरल मैकेनिज्म के थ्रू। अल्कोहल आपने याद रखना है कि ट्रांजिएंटली हमारे पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन बढ़ा देगा। ठीक है, एक्सोक्राइनली वो बढ़ेगी, और जो हमारा स्फिंक्टर ऑफ ऑडी होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है अल्कोहल। जो मसल है हमारे फ्लो ऑफ पैनक्रियाटिक जूस को रेगुलेट करता है, हमें पता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी थ्रू द पेपिला ऑफ वेटर जो है ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है ये मसल। तो अल्कोहल का अपना भी डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है हमारे एसिनार सेल्स पे, जिसमें कि ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करवा देगा, एसिनार सेल्स का इंड्यूस करवाएगा, जो कि मेम्ब्रेन डैमेज कर सकता है, जो हम आगे भी देखेंगे। फाइनली जो क्रोनिक अल्कोहल इंजेक्शन है उससे सिक्रीशन होती है प्रोटीन रिच पैनक्रियाटिक फ्लूइड की, जो कि डिपोजिशन करवा देता है इनस्पेसिएटेड प्रोटीन प्लग्स की, और हमारी जो स्मॉल वाली पैनक्रियाटिक डक्ट्स हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा। ठीक है, इस प्रोटीन रिच फ्लूइड की वजह से वो हो रही है डिपोजिशन और ऑब्स्ट्रक्शन। अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाएं तो जो बेसिक अल्ट्रेशन हमें एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में मिलती है वो आपने याद रखना है, माइक्रोवास्कुलर लीकेज हो रहा है जो कि इडीमा करवा रहा है, हमने देखा ऊपर। नेक्रोसिस फैट की हो रही है जो हमने कहा लाइपेजेस करवा रहे हैं। तीसरा हमें एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी मिल रहा है। चौथा कुछ प्रोटियोलाइटिक डिस्ट्रक्शन भी हो रही है हमारे पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा की, और इसके अलावा हमारे ब्लड वेसल्स की डिस्ट्रक्शन भी हो रही है जो इंटरस्टिशियल